आज की इस वीडियो में हम कैबिनेट सेक्रेटरीट फील्ड असिस्टेंट की जॉब के बारे में बात करने वाले हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल की एग्जाम के अंदर अगर आपकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, उसके बेस पर आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करवाई जाती है फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। सो उससे रिलेटेड सारे सवाल, सारे डाउट्स के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो सवाल है वो है मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कि अगर आपको ऑफर दिया जाता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का तो उसमें कम्युनिकेशन किस माध्यम से किया जाता है। सो देखिए, आपको जब भी अगर आपकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, उसके लिए आपको जीमेल का आपका जो अकाउंट है उसके ऊपर क्या भेजी जाती है, मेल आपके पास भेजी जाती है, और उस मेल के जरिए आपसे कम्युनिकेट किया जाता है, आपको बताया जाता है कि आपका जो सिलेक्शन है उसके लिए हम आपको ऑफर दे रहे हैं कि डायरेक्ट आपकी रिक्रूटमेंट करवाई जाए कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। अब यहां पर सेकंड इसके साथ ही एक सवाल निकल के आता है, क्या सभी एसएससी जीडी के जो कैंडिडेट्स थे उन सभी को, जो ऑल कैंडिडेट्स थे, क्या उन सभी को ये मेल आएगा? सो यहाँ पर उन सभी कैंडिडेट्स को मेल नहीं आता है, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं यहाँ पर आपके, जो कुछ सिलेक्ट किए जाते हैं। आपके कुछ 200-300 कैंडिडेट्स, 400 कैंडिडेट्स सिलेक्ट किए जाते हैं, उन्हीं के पास पर्टिकुलर ये मेल जाता है और उन्हीं को ही बोला जाता है कि आप अपनी जो आगे का प्रोसेस है उसके अंदर आप इन्वॉल्व हों, आप अपने आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करें। तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, मान लो कोई 30,000 है, कोई 20,000 है, उन सबको ये ऑफर नहीं दिया जाएगा। सिर्फ जिनकी परफॉर्मेंस और जिनका ऐसा लगता है कि ये कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट के लिए बिल्कुल एलिजिबल है, फिट फॉर है, उन्हीं को ही ये जो मेल है ये भेजा जाएगा। सो सभी बच्चों को मेल नहीं आएगी, सभी बच्चों को ऑफर नहीं दिया जाएगा, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं एलिजिबिलिटी को लेकर कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या कुछ रहने वाला है। तो देखिए, सेम जो आपका एसएससी जीडी का था, सेम जो एसएससी जीडी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि आपका 12th पास होना चाहिए आपको। ठीक है, अगर आपकी कैटेगरी वाइज आपकी एज भी मानी जाएगी कि अगर आपको मान लो 2022 के जीडी के ऊपर आपको जो है आपको ऑफर दिया गया है, तो उस समय में जब आपकी क्रूशियल डेट, लास्ट डेट जो थी, उस टाइम तक आपकी, अगर आप अनरिजर्व से हैं तो 25 साल उम्र आपकी मैक्सिमम एज कब हुई होगी, वो टाइम आपसे मांगा जाएगा। अगर आप ओबीसी से हैं तो 27 साल आपकी मैक्सिमम कौन सी डेट को 2022 को थी, वहां पर मांगा जाएगा। इसके अलावा एससी एसटी की 30 साल तक आपकी एज कब तक हुई थी 2022 के एग्जाम के अकॉर्डिंग, वही आपसे क्राइटेरिया यहां पर फॉलो किया जाएगा। अब चाहे 2022 में आपकी, जब आपने फॉर्म लगाया था तो आपकी एज उस समय में अगर 30 साल से कम थी फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स, तो आपको ऑफर चाहे 2024 में दिया गया हो, एज आपकी जो उस समय में फॉर्म के समय आपने फिल की थी, वही एज का क्राइटेरिया यहां पर आपका लेकर जाया जाएगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई है। अब इसके बाद हाउ टू अप्लाई। अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो निकल के ही आता है कि भैया हमारे पास मेल आ गया। ठीक है, अब आपके पास मेल आ गई, सबसे पहले तो मेल आई। अब मेल के बाद आप एलिजिबल भी हैं, ठीक है ना, आप एलिजिबल भी हैं। अब एलिजिबल के बाद आपका सवाल निकल के आता है हाउ टू अप्लाई। अप्लाई कैसे करें? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भाई पोस्ट किया जाएगा या फिर ऑनलाइन किया जाएगा, कैसे आपको जो है वो यहाँ पर अप्लाई करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जो मोड ऑफ अप्लाई होगा वो होगा ऑनलाइन। बाई पोस्ट आपको जो है वो कुछ भी नहीं भेजना है। अब ऑनलाइन के अंदर आपके पास क्या क्या होना चाहिए? आपको अपनी पीडीएफ तैयार करनी पड़ेगी। पीडीएफ तैयार करनी पड़ेगी। क्या? एक तो उसके साथ फॉर्म आता है आपका, इस मेल के साथ एक फॉर्म आता है, उस जो ये फॉर्म आएगा इसको फिल करना है, इसका प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट को पेन से भरना है, उसको स्कैन करना है, इसके ऊपर एक अपनी फोटो लगानी है। ठीक है, उसके बाद फोटो लगाने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपके, जो मार्कशीट्स हैं, उनको भी यहाँ पर पीडीएफ में अटैच करना है, और ये सारी एक सिंगल पीडीएफ बनेगी, अलग अलग पीडीएफ नहीं बनानी, सबको स्कैन करके सिंगल पीडीएफ आप बना लीजिए, और उसके अंदर आपने एक ही पीडीएफ के अंदर ये सारी चीज़ें डाल देनी है। ठीक है, इसके अलावा सिंगल पीडीएफ प्लस एक आपकी पासपोर्ट साइज फोटो अलग से आपको अटैच करके, जो मेल आपके पास आया था, ये जो मेल आया था ना, इसी के ऊपर एक ऑप्शन आता है रिप्लाई। यहां पर ये आपको रिप्लाई पे क्लिक करना है और अपनी ये सारी पीडीएफ को कवर कर देना है और बस सेंड कर देना, और आपको कुछ नहीं लिखना, क्योंकि रिप्लाई टू ऑल, यहां पर एक आता है रिप्लाई नहीं, रिप्लाई टू ऑल,
रिप्लाई टू ऑल करके ऑप्शन आता है जीमेल के ऊपर। तो जब आप रिप्लाई टू ऑल करेंगे ना, तो आपकी जितनी भी मेल उन्होंने भेजी है आपके पास कि आपका सिलेक्शन हो गया, ये हो गया, वो सारी ऑटोमेटिक उनके पास अटैच होकर चली जाएंगी। तो उनको पता लग जाएगा आप कौन से कैंडिडेट हैं और आपके डॉक्यूमेंट ये आपने सेंड किए हैं, ठीक है ना। तो रिप्लाई टू ऑल पे क्लिक करके पीडीएफ और एक फोटो जो है वो आप वहां पर अटैच करके भेज देना, और ये आपका क्या हो जाएगा, आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। अब मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा? मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर आपका क्या रहता है भाई? मोड ऑफ सिलेक्शन के अंदर आपका एक एग्जाम होता है, ठीक है। एक एग्जाम का मतलब आपका, उसको आप इंटरव्यू समझ सकते हैं, ठीक है। आप उसको एग्जाम बोल दीजिए, इंटरव्यू बोल दीजिए, आप उसको जो भी बोलना चाहे वो बोल दीजिए। आपका एक ये प्रोसेस होता है, इसको कंप्लीट किया जाता है और इसी के बेस के ऊपर ही आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर किया जाता है। इंटरव्यू आपका शेड्यूल किया जाता है, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है कि आपका जो इंटरव्यू है वो इस तारीख को आपका लिया जाएगा, आपको वहाँ पर आना है, वहाँ पर आप जाएंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे, आपसे जनरल क्वेश्चन वगैरह वहाँ पर पूछे जाएंगे और उसको पूछने के बाद वो फिर आपको भेज दिया जाएगा और उसके बाद फिर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू की परफॉर्मेंस के बेस पर कि आपका परफॉर्मेंस कैसी थी और उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन यहां पर लिया जाएगा। सो मोड ऑफ जो सिलेक्शन है वो आपका किसके बेस पर किया जाएगा? वो आपका किया जाएगा इंटरव्यू के बेस पे, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी उसके बेस पर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं वर्किंग प्रोफाइल के बारे में कि आपकी काम क्या रहेगा, तो आपका काम रहेगा कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर जो आपके सीनियर ऑफिसर्स हैं, सबसे पहले तो उनको सहायता प्रोवाइड करवाना, फाइलों को अरेंज करना, गुप्त इंफॉर्मेशन लेके आना, कंप्यूटर वगैरह को मैनेज करना, एक जगह से दूसरी जगह पे इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, सोर्स से मिलना, कहीं पे भी जाके किसी भी एक लोकेशन के ऊपर जाकर वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करके लाना। कुल मिला के जितना भी एक स्पाई वाले काम जो होते हैं ना, जासूस वाले, वो सारे काम आपको करने हैं। आपको ऑफिस को मेंटेन करना है, फाइल को मेंटेन करना है, रिपोर्ट्स बनानी है, इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करनी है, आपको गुप्त जानकारी लेके आनी है, अपने खुफिया जासूस बनाने हैं। तो आपको जितने भी काम है स्पाई वाले, वो सारे काम आपको करने पड़ेंगे। ये आपकी वर्क प्रोफाइल है। बात करते हैं प्रमोशन को लेकर, प्रमोशन का क्या कुछ शेड्यूल रहता है। तो देखिए, जब आप लगते हो फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट पे, ठीक है, आप फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट के बाद आपको 3 से 4 साल के बाद, ठीक है, आपका जो प्रमोशन है वो कर दिया जाता है फील्ड ऑफिसर के लिए, ठीक है, एफओ, फील्ड ऑफिसर। अब फील्ड ऑफिसर के बाद आपका होता है डीएफओ, ठीक है, डीएफओ का होता है डिप्टी फील्ड ऑफिसर। इसके बाद डीएफओ के बाद आपका क्या आ जाता है? डीएफओ के बाद आपका होता है एसएफओ, सीनियर फील्ड ऑफिसर, ठीक है। सो ये आपकी प्रमोशन की लाइन होती है। आप यहाँ पे लगेंगे फील्ड असिस्टेंट, तो आप शायद एफओ या डीएफओ तक जा सकते हैं अगर आप मेहनत ठीक से करते हैं। बट एफओ की तो जो प्रमोशन है वो तो आपको यहाँ पर मिल ही जाएगी, क्योंकि 7 से 8 साल, वैसे तो 4-5 साल एग्जाम्स वगैरह भी है, लेकिन 7 से 8 साल के अंदर आपको नेक्स्ट प्रमोशन मिल जाती है। उसके बाद फिर अगली आपको नेक्स्ट मिल जाएगी। सो अगर आपका टाइम रहता है तो आप अगली प्रमोशन ले लेंगे, अदरवाइज आप एग्जाम्स वगैरह भी देते रहेंगे, डिपार्टमेंटल कोर्सेज करते रहेंगे, तो भी आपकी प्रमोशन यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। सो ये था कंप्लीट प्रोसेस फील्ड असिस्टेंट से रिलेटेड, कैसे क्या कुछ होता है। अब अगर आपको इंटरव्यू देना है और उसकी तैयारी आप करना चाहते हैं तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में डाल देना, एक ही वीडियो के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन सबकी तैयारी आपको मैं करवा दूंगा, ठीक है। सो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।